सच्चाई ये है कि माना जाता है कि भविष्य का लगभग 30 से 50% शोध जो है वो एआई असिस्टेड ही होने वाला है। लगभग एआई एक को ऑथर है जिसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर रिसर्च पब्लिकेशन में एआई एक को ऑथर की तरह मौजूद है कि क्रिएटिविटी जो है वह एआई के साथ नहीं चल सकती। एआई और क्रिएटिविटी के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। आप एआई से डायरेक्ट फाइनल आउटपुट मत मांगिए, उसे सजेस्ट करने को कहिए कि आपको यह कैसे करना चाहिए। नमस्ते दोस्त, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जब आप सुनते हैं रिसर्चर तो दिमाग में कैसी कैसी छवियां आती हैं। लगता है वो वाइट लैब कोट पहने हुए लोग जो टेस्ट ट्यूब्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी में लगातार घंटों बैठे हुए पुरानी किताबों और पुराने रिसर्च को देखते हुए लोग, या फिर इसी किस्म से अन्य डिसिप्लिन्स में रिसर्चर्स की छवि बनती है। तो हमें लगता है कि रिसर्च का मतलब है कुछ नई चीज़ों को लगातार खोजना और केवल वही रिसर्च है। सच्चाई ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना रिसर्च करते हैं। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदना होता है दुकान से, उससे पहले आप जांचते हैं, परखते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को चुनते हैं, या अपनी लाइफ की दूसरी चॉइसेस के समय में भी आप ऐसा करते हैं। सच्चाई ये है कि हम बिना रिसर्च के जी नहीं सकते। रिसर्च हमारी ज़िंदगी का ठीक वैसे ही हिस्सा है जैसे कि हवा और पानी होते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि आजकल आपके वे फैसले जिन्हें आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, बहुत बार वे फैसले एआई करने लगा है। दरअसल इस एआई का इस्तेमाल रिसर्च में अब इतना ज्यादा हो रहा है कि अब एक कॉमन पर्सन, एक आम आदमी बिना इस बात को समझे हुए सही से फैसले नहीं ले सकता कि एआई काम कैसे करता है, कि एआई के फैसले कैसे होते हैं, एआई कैसे रिसर्च में मदद करता है, रिसर्च में कैसे उसका इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि मेरे पास एक पुरानी पीएचडी है। मेरी पीएचडी सन 2000 में पूरी हुई थी, आज से 25 साल पहले। लेकिन वंस अ रिसर्चर इज ऑलवेज अ रिसर्चर। पीएचडी खत्म होने के बाद भी हमें लगातार औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर रिसर्च का हिस्सा बनना पड़ता है। चलिए, एक सवाल आप सबसे, आउटपुट के बिना एक डिग्री की क्या वैल्यू है? 10-15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद कैरियर में ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल के लिए क्या करें? अक्सर लोग बोलते हैं डॉक्टरेट कर लो और क्या। लेकिन सच कहूं, पीएचडी करना सबके बस की बात नहीं है। मुझे पता है, मैंने किया है, करवा भी रहा हूं। बहुत डिमांडिंग होती है, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, और फिर सबके कैरियर गोल्स सेम नहीं होते। कुछ लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उनके लिए मेन स्ट्रीम पीएचडी परफेक्ट है। पर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या बनना चाहते हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फिर ऑप्शन क्या है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑनलाइन डीबीए, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो बिजनेस और लीडरशिप में रियल इम्पैक्ट करना चाहते हैं, वो भी बिना अपने करियर में कोई ब्रेक लगाए हुए। और यहाँ आता है कॉलेज विद्या, जो आपको देता है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से सीखने का चांस, फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर्मेट, और हाँ, डॉक्टर का प्रेफिक्स भी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो शायद यह वक्त है आपको टीबीए पर ध्यान देने का। कॉलेज विद्या पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी से 30+ फैक्टर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उनके एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स से एंड टू एंड सपोर्ट भी ले सकते हैं। मैंने खुद चेक करके देखा है, यह प्लेटफॉर्म परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर को आसमान तक ले जाना चाहते हैं। तो स्मार्ट बनो, अभी कॉलेज विद्या पे जाओ और एक्सप्लोर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि क्यों ना इस बात पर बात की जाए कि केवल डिग्रियों के लिए नहीं, हालांकि डिग्रियों की रिसर्च भी इसमें शामिल है, रिसर्च पेपर्स की रिसर्च भी इसमें शामिल है, लेकिन आम जिंदगी की रिसर्च भी इसमें शामिल है। उसके लिए एआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किया भी जा सकता है कि नहीं, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और उसके साथ जुड़े हुए एथिकल सवाल क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चीज पर, वह है यूज ऑफ एआई इन रिसर्च। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शोध या अनुसंधान में एआई का इस्तेमाल किस प्रकार होता है।
तो सबसे पहले एआई की एक आम समझ से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो क्या मतलब होता है हमारा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक बेसिक सा मतलब है कि अब तक जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उस डेटा के आधार पर क्या हम उस डेटा से कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम देखें कि अब तक डेटा के आधार पर यह पैटर्न इमर्ज होता है और इसके आधार पर नए निष्कर्ष कैसे निकाले जा सकते हैं? कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल खुद नहीं सोचता, लेकिन वह डेटा में पैटर्न देख सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य पक्ष है जब हम एलएलएम्स की बात करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो कि अपने आप में दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किसी जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो दरअसल आप इन्हीं लैंग्वेज मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं। अब यह बाकायदा संभव है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निर्देश दें, आम भाषा में निर्देश दें, और उसके आधार पर वह उपलब्ध अब तक के तमाम डेटा या उसको उसको जो कॉर्पस उपलब्ध है, उस डेटा के आधार पर कुछ पैटर्न देखे और आपके सामने कोई समाधान रख दे। और इसी वजह से रिसर्चर्स अब एआई का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ये साइंस के रिसर्च में हो रहा है, ये डिजाइन की रिसर्च में हो रहा है, ये इंजीनियरिंग की रिसर्च में हो रहा है, ये सोशल साइंस की रिसर्च में भी हो रहा है, और ये आम लोगों की रोजमर्रा के काम में जो शोध शामिल होता है उसमें भी हो रहा है। बहुत आसान है। मसलन मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। अब आपको घूमने के लिए जाने के लिए मान लीजिए आपने कोई एक जगह चुनी, उस जगह का, उस शहर को या उस टूरिस्ट स्पॉट पर जाने के लिए आपको टिकट की जरूरत पड़ेगी। आपको वहां जाने के लिए होटल्स को सर्च करना पड़ेगा, और वहां पर कौन कौन से अच्छे घूमने के स्थान हैं उन्हें सर्च करना पड़ेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट क्या होगा उसे सर्च करना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि आपका बहुत अच्छा खासा समय अब तक इस रिसर्च में जाता था, जो रिसर्च आप घूमने से पहले करते थे, ट्रैवलर्स करते थे, टूरिस्ट करते थे। अब बड़ी आसानी से आप इस काम को एआई के तहत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, और उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मैं उस जगह जाना चाहता हूं, मुझे तमाम शोध करके बता दीजिए, मुझे कहां से टिकट करनी चाहिए, मुझे कौन से होटल्स को बुक करना चाहिए, मुझे कहां घूमने जाना चाहिए, और फाइनली मेरा जो आइटिनरी है वो क्या होनी चाहिए, बजट क्या होना चाहिए। और आप पाएंगे कि यह कुछ मिनटों में एक अच्छा एआई मॉडल आपको करके दे देता है। इसका मतलब हम रिसर्च के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हम जानते हैं कि जो फॉर्मल रिसर्च हो रही है, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिकेशंस हो रहे हैं, जो इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिकेशंस हो रहे हैं, उनमें बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और एआई का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि कुछ अनैतिक हो रहा है। एआई एक औजार है, और आपके पास एकदम इस बात का हक है कि आप डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा में पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए एआई का इस्तेमाल करें। और तमाम जो अब तक का शोध हुआ है, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, पुराना जो अब तक आप जिस चीज पे रिसर्च करने चाह रहे हैं उसमें अब तक क्या रिसर्च हुई है, उसकी समरी क्या है, उसका लिटरेचर रिव्यू क्या है, उसके लिए आप निश्चित तौर पर एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई और नकल में अंतर है। एआई का इस्तेमाल अनिवार्यतः प्लेगरिज्म नहीं है, बशर्ते आपने एआई को उन एथिकल, उन नैतिक मापदंडों के हिसाब से इस्तेमाल किया हो जिन नैतिक मापदंडों की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर तमाम शोधों में संभव है। जो अगर आप इस बात को ही पैटर्न को देखने की कोशिश करें कि अब तक किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको हैरानी होगी। सच्चाई यह है कि माना जाता है कि भविष्य का लगभग 30 से 50% शोध जो है वो एआई असिस्टेड ही होने वाला है। लगभग एआई एक को ऑथर है, जिसका नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर रिसर्च पब्लिकेशन में एआई एक को ऑथर की तरह मौजूद है। अगर आप पुरानी रिसर्च को देखें तो आपको इसमें पिछले 3-4 साल की, तो आप पाएंगे कि एआई का जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में, वह लगातार बढ़ा है। क्या इसका मतलब यह है कि एआई की रिसर्च में कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है? जाहिर है कि ऐसा नहीं। कई गंभीर चुनौतियां एआई के इस्तेमाल में। मुझे बार बार अलग अलग जगहों पर जाकर इस पर बातचीत करने का मौका मिला है, और मैंने इस बात को बार बार दोहराया है। एआई, देखिए, जब हम शोध करते हैं
तो शोध की मूल प्रवृत्ति यह होती है, शोध की मूल मांग यह होती है कि आप अपने पूर्वग्रहों को अलग रखें और शोध करें। आपको किसी भी रिसर्चर को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग जब पीएचडी की रिसर्च कर रहे थे तो हमारे सुपरवाइजर्स ने हमें यह बताया कि हम जानते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर सोच है, हम जानते हैं कि आपकी एक विचारधारा है, लेकिन जब आप शोध कर रहे हैं तब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भिन्न भिन्न विचारधाराओं को इसमें शामिल करें। भले ही आपकी विचारधारा भी इसमें परिलक्षित होगी, लेकिन आपको अपने बायसेस को ओवरकम करना सीखना पड़ता है। किसी भी रिसर्चर के लिए जरूरी है। क्या एआई हमें इन बायसेस से मुक्त कर पाता है? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं। कोई भी एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या कोई भी एआई मॉडल जो है वह बायसेस को दूर नहीं करता है, बल्कि शोध तो यह बताते हैं कि वह दरअसल बायसेस को कई बार एम्फसाइज करता है, कई बार वो बायसेस को रिप्रोड्यूस करता है। जो वे बायसेस जो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रेस को लेकर या अन्य सामाजिक श्रेणियों को लेकर लोगों में मौजूद होते हैं, वही बायसेस एआई में भी चले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ट्रेन किया होता है एआई को। इसलिए एआई में भी बायसेस रहते हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग जो केवल एआई आधारित शोध करते हैं, उनके शोध में इन बायसेस के होने, इन पूर्वग्रहों के होने और उनके बढ़ने, उनको एम्फसाइज करने, उनको एंडोर्स करने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आम तौर पर रिसर्चर्स को गंभीरता से इन बायस मिटिगेशन पर काम करना चाहिए, यानी कि जो पूर्वग्रह हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल यही वजह है कि बहुत सारे रिसर्चर्स क्रिएटिविटी की फील्ड में एआई के इस्तेमाल को लेकर डरते हैं। एक शोध बताता है कि लगभग 60% रिसर्चर्स जो हैं वो इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं, आशंकित रहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वह एआई के साथ नहीं चल सकती। एआई और क्रिएटिविटी के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप कलाकार हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप लेखक हैं, तब कविता लिखते हैं, तब आपको एआई से दूर रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह भविष्य में कैसा रहेगा। ज्यादा संभावना है कि भविष्य में एआई का इस्तेमाल इन क्षेत्रों में भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एथिकल और क्रिएटिव चीजों में जब आप एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोग एआई के बारे में भविष्य में भी बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। ये एआई पर हमारा एक शुरुआती वीडियो है, लेकिन रिसर्च के दुनिया में खास तौर से अगर मैं एक हार्डकोर रिसर्चर की तरह बताऊं तो सिनॉप्सिस लिखने से शुरू होकर, यानी कि जब आपने अपने शोध का विषय चुना तो उसकी क्या अलग अलग रूपरेखा होगी, आप इसमें क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, इत्यादि इत्यादि, इन तमाम चीजों पर एआई इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको एक टिप्स देता हूं और ये टिप किसी भी रिसर्चर के लिए काम आएगी। आप एआई से डायरेक्ट फाइनल आउटपुट मत मांगिए, उसे सजेस्ट करने को कहिए कि आपको ये कैसे करना चाहिए। यानी कि बजाय यह लिखने के कि आपकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होगी, एआई से यह पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए कि मेरा शोध विषय यह है, मैं यह चीजें जानना चाहता हूं, सजेस्ट मी कि मेरी जो रिसर्च मेथड है, मेरी जो शोध विधि है वो क्या होनी चाहिए। वह आपको शोध विधि बताएगा। उस शोध विधि को डेवलप कीजिए और फिर लिखिए। बजाय लिखने में इस्तेमाल करने के, अगर आप वास्तविक रिसर्च में एआई इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इनफैक्ट एज आई सेड, बाय 2030 50% of the research papers will be co-authored by AI। अगर आप आज की डेट में भी हाइपोथेसिस एक्यूरेसी के कंपैरिजन में जाएं तो आप पाएंगे कि 2025 में हाइपोथेसिस एक्यूरेसी 30% तक बढ़ी है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एआई। एआई ने लगातार आपकी रिसर्च को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया है, इसकी कीमत को कम किया है, इसलिए एआई से बचिए मत। हालांकि इसका मतलब एक और है। अब तक जब हम रिसर्च की बात करते थे तो रिसर्च का मतलब होता था कि कुछ पेपर्स को पब्लिश करना और एक डिग्री हासिल करने की कोशिश करना, एमफिल की, पीएचडी की, इस किस्म की डिग्री हासिल करना। अब केवल इनके लिए, क्योंकि ये किस पर मिलती थी, ये डिग्रियां आपको मिलती थी उस शोध प्रबंध पर जिसे हम थीसिस कहते हैं। नाउ थीसिस राइटिंग इन इटसेल्फ
has not become, in fact its total weightage has reduced a lot. क्योंकि आप एआई के बाद आप जानते हैं कि अगर आप बेसिक सा डाटा तैयार करके बेसिक सी इंस्ट्रक्शन देकर एक थीसिस लिखने को कहें तो आप शायद एक सप्ताह के अंदर एक थीसिस तैयार करके आ सकते हैं। इसलिए केवल थीसिस का महत्व कम हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, शोध केवल थीसिस राइटिंग नहीं है। थीसिस तो एक रिपोर्ट होती है उस शोध की जो आपने पहले से किया है, और शोध अभी भी मनुष्य को करना है। जिज्ञासा अभी भी मानवीय गुण है। उस जिज्ञासा के आधार पर आप रिसर्च तैयार करते हैं। रिसर्च राइटिंग सेकेंडरी फेज है, बाद में आता है गौण फेज है। इसलिए एआई एक शानदार औजार की तरह आया है आपकी जिज्ञासाओं को एक कॉन्क्रीट शोध बनाने के लिए। मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि आप अंडरग्रेड स्टूडेंट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप मैनेजमेंट में काम कर रहे लोग हों, या आप वास्तव में एक रिसर्चर हो, एआई से पलायन मत कीजिए, क्योंकि पलायन किसी समस्या का समाधान नहीं। अगर आप मेरी तरह टीचर भी हैं, तब भी इस बात पर बार बार जोर मत दीजिए कि विद्यार्थी एआई इस्तेमाल ना करें। उन्हें एआई इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने शोध को, अपने काम को, अपनी टीचिंग को इस प्रकार बदलिए कि एआई की दिए का जो शोध है वो उसमें मदद करता हो। नकल का औजार एआई नहीं है। इसलिए एआई इज अ गुड टूल, वील कीप टॉकिंग अबाउट इट, बट टू बिगिन विद अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्यूरियोसिटी, इन चीजों को एआई से मदद लेने को कहिए। इन्हें चैलेंज मत कीजिए, एआई से पलायन मत कीजिए।